अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 14 CMA का स्टार्ट हो गया जी। कल हमने बात की थी कि FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम बनाते हैं। बजटेड FOH की बनेगी अगर स्टार्ट पे खड़े हैं, एक्चुअल की बन जाएगी अगर एंड पे खड़े हैं, लेकिन बनती तो एक ही तरह से। तो इस FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट में दो दफ़ा एलोकेशन करनी पड़ती है। एक हमारी प्राइमरी एलोकेशन होती है जिसमें हम कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन और सर्विस सभी डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं डिपेंडिंग ऑन कोई सूटेबल बेस की किसी सूटेबल बेस के ऊपर, या कभी कभी कुछ जो है वो गिवन भी होते हैं। ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यानी कि यहाँ तक जब हम पहुँच जाते हैं तो फिर अगला मसला हमें क्या आता है, हम कहते हैं यार सर्विस डिपार्टमेंट्स का तो OAR निकालना नहीं है, तो ये कॉस्ट जो है इस कॉस्ट को डिवाइड करना होता है ना बेस से, तो इनका तो OAR निकालना नहीं है, इसलिए इनकी कॉस्ट को ख़त्म कर दें, इनको भी क्या कर दें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही एलोकेट कर दें। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एलोकेशन या एलोकेशन ऑफ SDs कॉस्ट टू PDs। ठीक है। तो ये दोबारा जो हम एलोकेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये ज़ीरो हो जाते हैं, बच जाते हैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के FOH। उनको किसी मुनासिब बेस से डिवाइड करके हम OAR निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है। अब ये जो एलोकेशन ऑफ SDs टू PDs है, जिसको हमने सेकेंडरी एलोकेशन का नाम भी दिया था, इसकी डिस्कशन हमारी कुछ ज़रा तफसील से होना बाकी थी, जो हमने कल स्टार्ट कर दी थी, बल्कि एंड ही कर दी थी कल एक तरह से देखा जाए तो ये सेकेंडरी एलोकेशन है। इसके अंदर मैंने आपको फिर दो सिचुएशंस बताई थी। ठीक है जी, कि सेकेंडरी एलोकेशन में या तो सिर्फ PDs को SD सर्विस देते हैं या SDs दूसरे SDs को भी देते हैं। फिर अगली बात, जो दूसरे SDs को देते हैं उसमें फिर दो सिचुएशंस थी, नॉन रेसिप्रोकल होती हैं और रेसिप्रोकल होती हैं। तो ये कहानी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ये सेकेंडरी एलोकेशन में आपके अगर तो SD सिर्फ PDs को सर्विसेज देते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको कोई मसला नहीं है। सादा सा सवाल है, आपने जो सवाल के अंदर गिवन होती हैं बेसिस, उसी के ऊपर आपने बांट देना होता है SDs की कॉस्ट को PDs, जिसमें आपने क्वेश्चन 12 और 14 पहले कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको कल करवा दिया था, अब वो मैं याद नहीं रहा मुझे वो कॉपी करवाना, तस्वीर आपके बोर्ड की। खैर कोई मसला तो नहीं था उसमें। फिर मैंने आपको कहा था अगर SDs को भी सर्विसेज दे रहे हैं और PDs को भी दे रहे हैं सर्विसेज, तो ऐसी सूरत के अंदर दो सिचुएशंस हैं। अगर तो नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज है तो फिर तो ज़िंदगी आसान ही है कि आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, यानी स्टेप डाउन अप्रोच लेनी है, यानी जो ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है आपने उसको पहले एलोकेट कर देना और इसी तरह से कम होते चले जाना यहाँ तक के सारे ही एलोकेट हो जाएं। तो ये आसान काम था। क्वेश्चन 17 भी हमने बोर्ड के ऊपर ही किया था। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने यूँ बनाई थी कि SDX जो है वो SDY को सर्विस दे रहा है, लेकिन बदले में उससे सर्विस ले नहीं रहा। या यहाँ पे देख लें, SD1 जो है वो SD2 को सर्विस दे रहा है, लेकिन बदले में SD2 से सर्विस ले नहीं रहा। तो ये नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग थी। इसमें हमने स्टेप डाउन अप्रोच फॉलो करनी होती है। 17वां सवाल कर लिया था 17 को। मसला आपका पहला दिन तो नहीं आज, समझ आ रही है? एक तो ये हाइब्रिड से भी कुछ बच्चे जब आए ना तो वही मिक्स हो गया, सारा गड़बड़ होगी। अच्छा, और अगर रेसिप्रोकल सर्विसिंग है, मतलब SD1 ने SD2 को सर्विस दी और SD2 ने SD1 को सर्विस दी, रेसिप्रोकल। ठीक है, आप गिनती कर लो तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, निशानी मैंने बताई थी। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर, या यूँ भी देख लें कि SDX ने SDY को सर्विस दी और SDY ने भी SDX को सर्विस दी, तो ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल सर्विसिंग। तो ऐसी सूरत के अंदर सीक्वेंस तो फॉलो हो नहीं सकती। फिर यहाँ पे दो मेथड्स यूज़ हुआ करते हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें हमने क्वेश्चन 18 का पार्ट 1 किया था। 18 ये था ना जी, इसमें हमने क्या कहा था, 1 रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन कर दो। तो 18 का 1 और अलजेब्रिक मेथड, तो ये 18 का 2 किया था। सीखते वक्त अलजेब्रिक मेथड सबसे मुश्किल लगा, लेकिन जब एक बार सीख लिया तो नतीजा क्या निकला कि अगर रेसिप्रोकल सर्विसिंग हो तो सबसे आसान ही यही है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर पे इक्वेशन से आंसर वैसे निकालना आता है, इक्वेशन बनाना आपको आ गई, 1 मिनट का काम है, उसको बीच में डाल लें और फिगर निकल आती है। ठीक है,
तो ये आपके सवाल यहीं पर चूंकि मौजूद हैं तो ये आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, आप किसी एक को पकड़ लें और फिर बारी बारी जो है वो तरतीब से चलते जाएं, तो यहाँ तक के एंड पे थोड़ा सा जो चौथे पाँचवें तक भी शायद ही कोई सवाल गया हो, तकरीबन तीसरे चौथे लेवल पे जाके ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। एंड पे आके क्या करना था, जब मैंने कर दिया था राउंड कर देना आपने, ठीक है ना। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आप बार बार करते चले जाते हैं, जबकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप दो इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है जी, एक्स और वाई की। एक्स की इक्वेशन बनाते हुए आप कहते हैं एक्स के अंदर अपना तो 100 पड़ा है, और सवाल से देखते हैं वाई ने एक्स को कितने % सर्विस दी। तो वाई ने एक्स को दी थी, ये सवाल था ना, नहीं, वाई ने एक्स को 10% सर्विस दी थी। तो आपने कहा जी एक्स के कॉस्ट में उसका अपना 100 और 10% ऑफ वाई होगा, तो आपने ये 10% ऑफ वाई ऐड कर दिया, एक इक्वेशन बना ली। ऐसे ही वाई के लिए आपने कहा वाई का अपना 60 होगा, और फिर एक्स में जाकर देखा था कि एक्स ने 20% सर्विसेज वाई को देनी है, तो हमने कहा वाई की अपने एक्सपेंसेस होंगे 60 और 20% जो है वो एक्स के भी उसको एलोकेट होने हैं, तो 60 + 20% ऑफ एक्स आपने यहाँ ले लिया। तो ये दो इक्वेशंस बन गई थी। इनको मैंने तो कल आपको बचपन की तरह से सॉल्व करके दिखा दिया था, लेकिन कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये वो फिगर्स हैं जिनको आप डायरेक्ट करके एलोकेशन 0 तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ वही होगा, फिर गलत है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब देखो तो टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ रह गया है अंडर ओवर निकालना एंड पे जाके। एंड पे एक्चुअल एफओएच आ जाते हैं, जिनकी शीट भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है, एलोकेशन की बेसिस भी यही यूज़ हो रही होती हैं। अगर कभी करना पड़ जाए एक्चुअल एफओएच आके तो उनको बांटना है। और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी एसडीज की सेकेंडरी एलोकेशन ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ चेंज नहीं होना। इसलिए वो भी आप उस एंड पे भी आप इस वक्त सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो रह गया है सिर्फ अंडर ओवर एब्जॉर्ब का। बेसिकली ना इसके तकरीबन कोई मिला जुलाकर 4 को लेक्चर, 3.5 से 4 लेक्चर अब रहते हैं, जिसमें से एक आज और एक कल हो जाएगा, और एक फिर ईद के बाद जब जुमा और हफ्ता होगा उस पर हो जाएगा। उसके बाद फिर मंडे से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे अब घर में बैठे हैं, अल्लाह करे वो लेक्चर्स ले रहे हों, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो ये समझ रहा है कि एफओएच का टॉपिक है तो कोई बात नहीं, बाकी अगले से शुरू कर लेंगे, इसको देखेंगे। तो अगले कैसे शुरू करेंगे, इसने नहीं चलने देना आपको। ये क्यों करवाया जाता है बेसिक्स के बाद, मैं मतलब क्यों करवाता हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आगे एबीसी तो है ही इसी का पार्ट समझो, और जो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन इसके बाद शुरू करना है वो ये समझ होगी तो उसकी समझ आएगी। जो यहाँ पे पैड़े वो फिर वहाँ भी पैड़े, ठीक है। तो अब अल्लाह करे अगर आप लोगों के जो है वो कांटेक्ट में ऐसा कोई बच्चा हो, आपको कोई दोस्त हो, कोई कज़न हो, कोई बहन भाई हो, जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अल्लाह करे पढ़ रहे हो, वो इसको इंश्योर करना है आपने, उन्हें ये बताना है आपने, ठीक है, कि ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है अगर आप ना पढ़ के आए तो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको 19 दिया था। किताब वैसे आज आएगी ज़ोहर के बाद, वो जो बुकलेट है, तो अगर ज़ोहर तक आप लोग उस वक्त तक हों पता कर लीजिएगा जाते हुए घर एक बार, नहीं तो फिर कल आप आएंगे तो आपको मिल ही जाएगी। बाकी आपको मैंने सॉफ्ट फॉर्म के अंदर चूँकि पूरा चैप्टर भेज दिया था, और ये भी आता रहेगा, चैप्टर जो शुरू होगा सॉफ्ट फॉर्म में वो आपको आ जाया करेगा, ठीक है। एंड पे आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में भी सारे नोट्स मौजूद होंगे, तो वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आपके पास जो है वो सोल्यूशन मौजूद थे, इसलिए मैंने भेजे नहीं। तो कोई मसला तो नहीं है इससे, पक्की बात है। चले, 19 क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? आंसर देखा सही हो गया था? नहीं अटेम्प्ट किया? आंसर देखना होता है, मतलब मैंने ये कहा है एक बार सवाल पूरा करने तक सलूशन नहीं देखना। जब एक बार पूरा हो जाए फिर चेक तो कर लो अल्लाह के बंदो और बंदियों कि आपने सही तो किया है, ठीक है। तो चेक करना है, करने के बाद कर लेना है, ठीक है। और उसमें भी मैंने आपको सहूलत क्या दी हुई है, पैकेज क्या है आपका लगा हुआ, पैकेज कौन सा लगा हुआ है? 70% से ऊपर अगर सही है तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लो क्या गलती है, और इंशाअल्लाह अगली बार जब वहाँ पहुँचोगे तो ये ये गलती नहीं होगी, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। वरना कोई नहीं, हमने कौन सा एक रिवीजन करनी है, अगली बार भी होगी तो उससे अगली बार नहीं होगी, नहीं तो उससे अगली बार नहीं होगी, अल्टीमेटली पेपर तक तो गुंजाइश निकल ही जाएगी, ठीक है।
ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी अप्रोच ये होगी, जैसे अब एफ ख़त्म हो जाना है, आगे ABC कॉस्टिंग शुरू होना है, वो 2 से 3 दिन में हो जाता है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। वो 2-3 दिन में करके 4 दिन लग जाए मैक्सिमम, यही होगा। फिर हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे चले गए। अब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे 8-10 दिन, 7-8 दिन जितने भी लगने हैं वो लगेंगे, तब तक आपको लगना शुरू हो जाएगा एफ कहीं भूल तो नहीं गया। चलो शायद वहाँ पे भी ना लगे, आप चले गए। उसके बाद हम शुरू करते थे टारगेट कॉस्टिंग, 2-3 दिन का छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद फिर हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब डिसीजन मेकिंग में जब को 10-15 दिन गुजरेंगे तो आप कहोगे हैं एफ भी कुछ होता था, अच्छा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी किसी चिड़िया का नाम था। तो वहाँ पे जाके फिर आपको ये अप्रोच यूज़ करना पड़ेगी जो मैं आपको बताऊँगा। हर टॉपिक के ख़त्म होने पर 32 सवाल है ना, 32-33 सवाल अगर हैं तो उसमें से मैं आपको 5, 7, 8 सवाल, 10 सवाल, मैक्स 5, 7 सवाल या 8 सवाल ये निकाल के दे दिया करूँगा हर टॉपिक में से। ये आपका रिवीजन मटेरियल हुआ करेगा। तो ऐसे ही 2 हफ्ते बाद जाके कहीं आप याद आया यार एफ भी होता था, क्या करें, किसी वीकेंड पे बैठना है और उस 8-10 सवाल जो हैं टोटल उनको एक सीटिंग में बैठ के कर देना है, वो टॉपिक रिवाइज हो गया। ऐसे ही महीने बाद फिर ख्याल आ गया एफ का, चलते चलते फिर कर दिया। जिस टॉपिक ऐसे करते रहेंगे तो एंड तक जाते जाते आपका बेहतरीन तैयार होगा ये पर्चा। और एंड वाली जो रिवीजन करोगे, एक तो आखिरी महीने में ज़्यादा बोझ नहीं होगा, और भी पेपर होते हैं, इसकी रिवीजन अच्छे से भी करोगे और पर्चे के अंदर भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। तो ये करना है। इसको मैं फिर करवाऊँ या रहने दूँ? कोई बच्चा एक भी कह देना मुझे कि करवाएं तो मैं करवा दूँगा। करवाऊँ ये सवाल? सारे ना आपस से डिसाइड करके आ रहे, नहीं कहना नहीं, करवा देना नहीं, है ना। आमिर भाई आपने क्यों हाथ खड़ा किया? करवाऊँ? ओके 20th पे आए। अच्छा एक तो सोल्यूशन नहीं, मैं कर ही देता हूँ ये फिर, ठीक है ना। इसको ना, इसका सोल्यूशन नहीं था बेटा किताब में ना, वो नोट्स आपको जो दिए हैं ना उसमें, ये ज़रा बेटा करेक्शन कर ले, मैं फिर भूल गया इसको करेक्ट करना। असल सवाल अगर आप देखेंगे ना, ये ऑटम 14 तो खैर आपको शायद ना मिले पास पेपर, तो मेरे पास ही पड़े हुए हैं। असल सवाल आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। ये देखें ना, ये यहीं पर ही पड़ा होगा। कौन सा जी? ऑटम केड़ा है? ऑटम 14 है ना, ये रहा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे लिखा हुआ है? ये यहीं से उठाए सवाल मैंने, और कहाँ से आए? IQ के पुराने सवाल 2000-2001 से लेकर, जो बैठ के फिर देख लिया जो आपके सिलेबस की चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 7 जनाबे वाला ये पड़ा है, ये है सलमान। और देखो अब इसके अंदर ना, यहाँ पे किधर गया सवाल हमारा, ये अदर रिलेटेड डेटा इज एज फॉलोज के अंदर ये गलती से ना यहाँ पर एक कॉलम इन्होंने डाल के, तो ये रुपीज़, असल में मैंने वो टेबल शायद कॉपी किया था, जिनको मैंने कहा था ना कि ये डाल देंगे, जब वो शुरू में पहली बार डाले थे। तो ये वो शुरू वाले ही, हर दफ़ा कहता हूँ करेक्शन कर लें, और अगली बार नियत करता हूँ कि नोट्स में करूँगा लेकिन रह जाती है, जैसे अब आपकी फिर रह गई है। तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स नहीं है, ओके। करेक्शन नीडेड, आज ज़रा सही करके लिखता हूँ ना अगली बार, ताकि मिक्स ना हो, ठीक है। तो ये जनाब आपका सवाल है, इसको ज़रा, वैसे तो सोल्यूशन इसका भी मौजूद था। ये कितने बच्चों ने ट्राई किया? कितने बच्चों ने? ये क्यों कम हो गए? अच्छा करना जल्दी है, ठीक है, करना जल्दी से है, ठीक है। पहले वाले में तो दोनों मेथड्स आपने, नहीं इसमें क्या था, अलजेब्रिक था, और इसमें क्या है जी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अच्छी बात है, ये कर लेते हैं। फिर 21 भी होमवर्क में था, 22 नहीं था? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट ज़रा पॉज करें, अहमद को बुलाएं ज़रा जल्दी से। अच्छा जी आ जाए फिर, क्वेश्चन नंबर 20 करना फटे फटे है, ठीक है जी। सलमान लिमिटेड हैज़ 2 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। समरी ऑफ बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर 30 जून आर एज फॉलोज। डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर तो और डायरेक्ट मटेरियल तो हमारे एफ नहीं होते, हाँ कहीं अगर आपको एलोकेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है। फिलहाल तो इसको साइड पे करो। इनडायरेक्ट लेबर है, और खैर से वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी गिवन है। फैक्ट्री रेंट है, पावर कॉस्ट और डेप्रीसिएशन। अब फैक्ट्री रेंट के लिए सबसे मुनासिब फ्लोर एरिया, पावर के लिए किलोवाट आवर्स, और डेप्रीसिएशन के लिए नंबर 1 बेस मशीन की कॉस्ट नहीं है, नंबर 2 मशीन आवर्स ही होते हैं। चलो अच्छा ये तो हो गया। अब बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन उसने खुद बताया कि PD-A की लिए मशीन आवर्स लेना, PD-B के लिए लेबर आवर्स, ठीक है। अच्छा ये खुद बता रहा है, अगर खुद ना बताता तो इधर देखें ना, यहाँ पर
ओ ज़रा ध्यान से देखो, डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट है, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय दिस करोगे तो इज इक्वल टू 2250 इंटू 20 करो 45,000, और यहाँ पर 38 पर यूनिट है ना, तो कितने यूनिट बनाए 800, ये कितना आया 30। अब दोनों जगह पे आप देखें तो डायरेक्ट लेबर आवर्स बहुत ज़्यादा थे, ऐसा ही है। तो अगर ये ना जी 3 0 ही हैं, मेरी आंखों से देखें, ठीक है। तो अगर सवाल चुप होता तो हम खुद क्या सेलेक्ट करते, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि दोनों जगह पे डायरेक्ट लेबर आज ज़्यादा थे, हम कहते लेबर इंटेंसिव है। लेकिन अब ये होने के बावजूद हम पाबंद हो चुके हैं, उसने खुद ही जो कह दिया, इधर शायद ज़्यादा क्रिटिकल काम मशीनों पे होता होगा, किसी वजह से कह दिया, उसने कह दिया, तो अब हमने हमारी क्या बहस उसके साथ, ठीक है, सही है, चले। अच्छा, उसके बाद एस एलोकेट करता है कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है जी। और डिटेल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करता है, आप देखें ना, SD1 ने SD2 को सर्विस दी और SD2 ने SD1 को सर्विस दी, और ये देखो 3 और 3 आ रहा है, निशानियां हैं अकल वालों के लिए कि रेसिप्रोकल सर्विसिंग है, ठीक है। चलो अब फटाफट शुरू करते हैं जी, छेती छेती करना है काम। क्वेश्चन नंबर, आज ज़्यादा सारे क्वेश्चन करने हैं हमने, क्वेश्चन 20 है, ऑटम 14, क्वेश्चन 7। FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना रहे हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, FOH एक्सपेंसेस, ठीक है जी, यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज बेस, कोई मुनासिब बेस लिख लेंगे। उसके बाद टोटल रुपीस के अंदर हम ले लेंगे, रुपीज इन 1000 में ले लें, ओके, रुपीज इन 1000 में ले लेंगे। टोटल नहीं लिखा मैंने, चलो ऊपर लिख देता हूँ टोटल, और ये रुपीज इन 1000, ठीक है जी। उसके बाद 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, नाम क्या क्या है इनके, AB, PDA और PDB, यही बस मुश्किल काम लगता है मुझे। उसके बाद ये जनाब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, देन जी सर्विस डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, वो भी 2 हैं, SD1 और SD2। दे दो कॉपीज, किसका इंतजार देते जाना, खैर है चलने दो, पता नहीं काम आएंगे या नहीं, चलो खैर कॉपी तो दे दो। बच्चे पहले भी नाराज़ हो रहे हैं सर किस्तों में देते हैं, हालांकि मेरी लालच सिर्फ ये थी कि इनका हर लिखा हुआ लफ्ज़ इनके उन नोट्स पे ही आए जो इनके पास होने हैं एंड तक, पर क्या करूं, जो मेरी कोशिश थी वो ज़रा नाकाम हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ये 8-10 लेक्चर्स हैं, ये तो आप कर ही लेंगे इसको मैनेज, ठीक है। अच्छा जी, अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को साइड पे करो, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर को उठाओ, गिवन है ये दोनों, तो इनडायरेक्ट लेबर ये 1900, 600, 50, 20 इनडायरेक्ट लेबर गिवन है जी इसकी बेस, तो गिवन वाले हम लिख लिया करते हैं, ये टोटल, अच्छा 1900, 600, 50 और 20, अच्छा टोटल, चलो लिखते हैं, ठीक है, टोटल। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट, भाई देखो 5 मिनट में सवाल होता है कि नहीं होता, बस सवाल को समझना है, ध्यान से देखना है, सवालों में कुछ भी नहीं निकलेगा इंशाल्लाह, और ये सवाल मुफ्त के नंबर देने आते हैं आपको पर्चे में, बल्कि सारा CM ही असल में तो आपका पास होने के लिए है, ये पर्चा पास होने के लिए IQ ने रखा हुआ है, आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, इससे डरते रहते हैं। गिवन, डरने वाले तो पास नहीं होते जी, ये 1100 नहीं 900, 1100, 150 और 55, ठीक है, 900,
1100, 150 और 55, क्योंकि ये गिवन था हमें टोटल। उसके बाद बाकी जो हैं वो गिवन नहीं है, उनको एलोकेट करना पड़ेगा, इसलिए इनको उठाकर लिखते हैं, इनकी मुनासिब बेस लिखते हैं, इनकी टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। तो फैक्ट्री रेंट 1340 है और यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें फ्लोर एरिया, तो फैक्ट्री रेंट फ्लोर एरिया की बेस पे हम बांटेंगे। टोटल क्या है? 40। ठीक है जी। अच्छा, ये अब कैलकुलेटर नहीं उठाना, अभी पता है ना, ये एंड पे उठाएंगे। नेक्स्ट, पावर कॉस्ट 15 किलोवाट आवर्स, थाउजेंड्स में। ओके, थाउजेंड में तो हो नहीं सकते वैसे, चलो खैर। क्या है जी? पावर कॉस्ट जी, किलोवाट आवर्स 15। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन 3500, और हमें कॉस्ट कहीं नज़र नहीं आ रही, मशीनों की डेप्रीसिएशन है, ये भी नहीं लिखा हुआ भाई। अगर बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन हुई तो बोलो, अरे बोलो। नहीं, मशीन आज दिए हैं तो क्या हुआ? डेप्रीसिएशन तो बिल्डिंग की भी हो सकती है। जी हाँ, अगर रेंट ना होता तो शक पड़ता। अब बिल्डिंग का तो रेंट आ रहा है, बिल्डिंग अगर रेंट आ रहा है तो फिर वो तो हमारी नहीं है, उसकी डेप्रीसिएशन तो हम चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए ज़रा मैं रिलैक्स हो गया और मैंने कहा चलो ठीक है, ये फिर डेप्रीसिएशन किसकी होगी? मशीनों की ही होगी। ठीक है, तो आप अब मशीन आवर्स की बेस पर चल सकते हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन मशीन आवर्स, जी फिर अजम्पशन लेते हैं, या कभी कभी वो ये भी करता है कि वो डेटा ऐसा देता है कि आपको डेप्रिसिएशन में दोनों को अलग करना पड़ता है, फिर बिल्डिंग वाली को एरिया, फ्लोर एरिया के हिसाब से, और मशीन को जो है वो आर्स के हिसाब से करना पड़ सकता है। सवाल को देख लेना ध्यान से, कुछ ना गिवन हो तो फिर बेशक अजम्पशन लेना, अजम्पशन का दरवाज़ा तो आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है, अच्छा जी, कितनी है ये टोटल डेप्रिसिएशन? 3500। अब जनाब यहाँ पर असल में टोटल्स नहीं गिवन, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, क्या करना है दोनों को चार्ज करके। आपने घर पे ये बात सोची भी थी, मैंने बता ही दिया, तो चलो अब जाने दो। अच्छा जी, टोटल नहीं है, इधर टोटल कर लें। मुझे फ़िलहाल ये चाहिए सबसे पहले, क्या चीज़? फ्लोर एरिया 5 जमा 4 जमा, ज़बानी भी कर सकते हैं आप, ठीक है, 5000 जमा 4000 जमा 500 जमा 500, कितना बनता है? 10,000। तो हम यहाँ पे आकर 3500 को डिवाइड करेंगे 10 से, सॉरी 1340 है, मैं समझ गया जी, 1340 थाउजेंड में है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ है सवाल बेटा? ज़रा एक दो मुझे बता देना उंगली लगा के, कहाँ पे है सवाल? ये है बस, ठीक है ठीक है जी। डिवाइड करेंगे इसको 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर नेक्स्ट। डिवाइड किया हुआ है आपने ऑलरेडी 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5, उसके बाद 67 और 67 बराबर है 15 किलोवाट आवर्स हैं। ठीक है जी, किलोवाट आवर्स आपके पास हैं 800 जमा 600 जमा 50 जमा 150, ये कितना बन गया? 800 और 800 1600, 1600। अब 15 डिवाइड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 800, आधा हो गया ना जी। 758 कर दो ना यार, माफ़ी दे दिया करो कभी।
0.5 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने 0.5 लिखा एंड पे उसका आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक। ओके नेक्स्ट 568, कहीं पे आगे जाके बस बराबर कर देना इसको, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और 448, अच्छा जी नेक्स्ट 3500। इतनी फजूल बात पे आप जो है ना टेंशन लेते हैं, छोड़ दें इसको, राउंडिंग नहीं करनी तो ना करें, ठीक है। तो आगे चल पड़ो एक स्टेप, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्टेप आगे चले जाओ, हो जाएगा 0। तो फिर वो गलत हुआ, कौन सा सवाल था? 19 वाला सोल्यूशन देखा आपने जी? ग्रुप के अंदर मौजूद है पूरा चैप्टर, कब से है, ठीक है। अच्छा चलें जी, चलें अब वो बाद में देखिएगा, अब जो होना था वो आपसे हो चुका है। इधर आए, 3500 मशीन आवर्स की बेस से, मशीन आवर्स टोटल कितने हैं जी? तो 3500 डिवाइड बाय, अब वो 35,000 हैं, इसके साथ क्या वो 1000 नहीं लिखा हुआ? ठहर जाओ, पूरे ही हैं, ठीक है। चलें जी करें फिर ये अब ये टोटल कितना बनेगा? 19,250 दिस इक्वल टू 16 नहीं 35,000, ठीक है जी। ये टोटल 35,000 है। और ये क्या बना था, ये कितना बना था किलोवाट आवर्स? ये 1600,000 था। ऐसे करके लिखने तो लिख लो, वरना 000 भी लगा सकते हो। असल में वो 1000 में लिखा होता है, कुछ 1000 में थे कुछ नहीं थे, ज्यादती की हुई थी ना आई के अपने अपने सवाल में। ये इधर देखें, असल सवाल में ऐसे ही है, ये देखें प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये पर यूनिट है, ये मशीन आवर्स देकर मशीन आवर्स के साथ कुछ नहीं लिखा, इसके साथ 1000 कर दिया। जाती है यार, सब एक जैसे रखो बच्चों को परेशान करने के लिए। चलो खैर छोड़ो, बच्चे कहाँ परेशान होते हैं, आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हो गए। अब जी 1925, 1225, 280, ले जी। और कोई चीज़ बची है जी? और कुछ बचा? और बच्चा कुछ बच्चा नहीं बच्चा, बस फिर इसको टोटल करें और फिर एस डी को एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो जी बताएं जी, PD1 PD2 इस सब की टोटल बताते जाएं जल्दी जल्दी। इसकी टोटल करने की फिलहाल जरूरत नहीं, अगर कहीं OAR सिंगल मांग लेगा तो टोटल कर देंगे, वरना क्या ज़रूरत है, वक्त बचाएं, ठीक है ना जी। PDA 61, PDB SD1 SD2 354, ये आ गया हमारे पास टोटल FOH, ठीक है जी। लेकिन अभी ये टोटल FOH जो है ये प्रोडक्शन और सर्विस दोनों के पास पड़े हैं। अब हमने सर्विस वालों को क्या करना है, उड़ा देना है, ठीक है। तो सेकेंडरी एलोकेशन करेंगे हम, या एलोकेशन ऑफ SD जो भी लिख दिया करें, एलोकेशन ऑफ SD टू PD, पर्चे में नहीं ऐसे SD PD लिखना, सेकेंडरी एलोकेशन लिख देना बस काफ़ी है, अगर कम ही लिखना हो, ठीक है। अब चूंकि रेसिप्रोकल सर्विसिंग है तो या तो सवाल चुप हो तो मर्जी करेंगे, या सवाल खुद से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या अलजेब्रिक में से कोई एक करवा सकता है। इस सवाल में उसने क्या बोला, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो ठीक है शुरू हो जाओ, फिर SD1 से शुरू हो जाओ, 30, 65 और 5। तो SD1 30, 65, 5। अब SD1 को बांटो जी, जी कितना जी टोटल SD1 का है कितना? 594, यहाँ से निकल गया जी 386 और 5% इसका 30, ठीक है जी। उसके बाद बारी आ जाएगी जी SD2 की। अब SD2 की एक बार परसेंटेज देखा है सवाल से जाके, फिर दोबारा सवाल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 55, 35, 10, 55, 35, 10, 55, 35, 10, 55, 35, 10, मैनू 10 की है जवाब।
पहले इधर बताओ टोटल हो कितना गया इधर 384, तो 384 को यहाँ से निकालो 211, 134, 9, ओके 38.4 अब 38 कर दें, कोई बात ही नहीं है। टोटल नहीं हो रहा तो किसी और जगह डाल दें, खैर है, नहीं हो रहा टोटल ना, किधर सारे ही डाउन आ रहे थे, सारे ही, कोई एक बढ़ा दें, कुछ नहीं होता, 135 कर दें। वैसे तो इसको भी खैर थी, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इसने भी ख़त्म हो जाना, इसने भी बांटी जाना है। परेशान, ये गलती है ही नहीं, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात, ये गलती है ही नहीं। राउंडिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, ये थोड़ा कुछ आपने किया, ये कॉन्सेप्ट तो सारे ये पढ़े थे, ये एफओएच को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सारा काम है। अब पॉइंट को आपने राउंड कर दिया तो ये गलती हो गई है, तो फिर भाई फिर जंगलों में निकल जाओ फिर जी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट SD 1 30 65 5, सिर्फ एक जगह पे आपको कहा था कि एहतियात करनी है, कहीं परसेंटेज निकालो या रेट निकालो, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रख लेना, क्योंकि जब उन्होंने मल्टीप्लाई होना होता है तो बहुत सारी चीज़ों फिर आगे अब अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल फिलहाल तो दलेरी से लड़ा करें, ये 0 हुआ पड़ा है, अब इधर क्या पड़ा हुआ है इस वक्त 38, अब इस 38 को बांटना शुरू कर दो, 11, 24 और 2, 25 और 2 कर लो, 25 और 2 कर लो, लो बस अब अपने अंजाम के करीब है। SD 2 55 35 10, हाँ भाई 2, यू गो 1 इधर, 1 इधर, 0 कर दो, बस कहानी मुक गई। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे क्या बना 6554। अब आनों टकों का फर्क पड़ गया ना, दोनों जगह पे सीधा हो जाएगा, एक बार पड़ेगा अगली बार निकल जाएगा, ठीक है, चलते रहा करो जी। 4576, अब ये हमारे आगे टोटल एफओएच, और ये टोटल एफओएच अब सिर्फ किसके सामने आ रहे हैं, पीडीज के सामने, ठीक है जी। एसडीज को भी हमने क्या कर दिया, एलोकेट, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है किसी अप्रोप्रिएट बेस से, या सवाल जो कहे उस बेस से, तो हम पहुंच जाएंगे OAR पर। अब सवाल ने क्या कहा था, सवाल ने कहा था कि PDA को मशीन आवर्स की बेस पे करो। अब मशीन आवर्स 19,250 है, तो 19.25 से डिवाइड कर दो, 1000 में चल रहा है ना काम, डिवाइडेड बाय 19.25, आंसर इज ₹340.46। अब यहाँ पे 47, यहाँ पे अब एहतियात करनी है, रेट लेना, क्योंकि आगे जब ये एब्जॉर्प्शन रेट ने अप्लाई होना है ना, तो आगे फिर प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ पे रेट को आप 47 कर दो, 47 कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ गई, पर मशीन आवर, ठीक है। और यहाँ पर आपको चाहिए लेबर आवर्स, ठीक है। तो लेबर आवर्स देखो, तो लेबर आवर्स नहीं अवेलेबल, लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेबर आवर्स कैसे निकालोगे जी, कहता है जी PDB में 1 यूनिट पर यूनिट 1 यूनिट पर 38 घंटे लगते हैं, और PDB में बजट क्या किया हुआ है, 800 यूनिट बनाएंगे, तो 800 इंटू 38 कितना बन गया, 30,400। अब ये निकाल के दिखाना है, कहीं पे छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर लें, ठीक है जी। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्या लिखा हुआ है लफ्ज़, लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर लिखा, डायरेक्ट लेबर आवर्स PDB के, ये कैसे निकालेंगे जी हम, हर यूनिट पर कितने आवर्स लगते हैं, 80, और टोटल 800 आवर्स लगते हैं, अच्छा ये 38, अच्छा 38 लेबर आवर पर यूनिट है, इंटू 800 यूनिट्स, ये बजट है जी हमारा, तो टोटल 30,400 लेबर आवर्स लगेंगे। तो ये यहाँ पे आप बता दो, डिवाइडेड बाय 30.4,
वर्किंग नंबर 1 का यहाँ पे रेफरेंस दे दोगे, ठीक है जी। वैसे अभी तक भी बच्चे क्लास में बैठे उन्हें ये पता नहीं है कि हमें पूरे का पूरा चैप्टर पीडीएफ में भेजा गया है, मतलब इट्स हाइट ऑफ इग्नोरेंस जी। 150.53 पर लेबर हावर, ठीक है जी। अब इसको यूज करके आप आगे चल सकते हैं, ठीक है, अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो। बेटा वो फिर करके देखना, मैं फिर पेपर में बता दूंगा टेस्ट में आपको। बेटा हर पॉइंट की गलती है ना, यहाँ गलत हुआ तो इसके नंबर कट जाएंगे, फिर इसके टोटल ने आगे यहाँ यूज़ होके आगे कोई नंबर नहीं कटता, चाहे यहाँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना। जो गलती हुई है सिर्फ उसके वहाँ पे नंबर कटते हैं, गलती के कैरी फॉरवर्ड होने के नंबर नहीं कटते। आपकी कॉस्ट गलत आ गई, आपने डेप्रीसिएशन सही निकाली है तो कॉस्ट के गलत आने का नंबर कटेगा, डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट करने का नंबर मिलेगा, हालांकि आंसर तो गलत है। जी हाँ, यस, मतलब इसके नंबर अलग मिल गए ना, यहाँ तक आने के अलग नंबर थे, बेस गलत की तो ये आंसर गलत आया, तो ये सही था, फॉर्मूला सही लगाया, तो अगर एक नंबर इसका था तो आधा फिर भी मिल जाएगा, आधा कट जाएगा। इसके लिए कल जुमातुल मुबारक पे आप अपना पहला टेस्ट देंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा वैसे ईद वाला जो वीक है ना, उसमें टेस्ट तो होना कोई नहीं मेरे ख्याल में, तो चूँकि नहीं, तो चूँकि आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ, अगर जुमे को आ जाएंगे तो आते साथ ही टेस्ट फिर कर लेंगे। बहरहाल मैं देख लेता हूँ, ये मैंने आज करना है, आज कल वाले जुमे पे करना है या अगले जुमे पे, क्योंकि जुमे वैसे उस वीक में शायद टेस्ट ना आना हो तो आपका कर लेंगे, क्योंकि इसमें टेस्ट हो रहे हैं तो आपने नहीं देना अगर, तो हैं ऐसे थोड़े ही है। बहरहाल होपफुली कल ही होगा, लेकिन देखते हैं, कल बच्चों ने घर भागना होगा ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बेहतर देखो, खाना पूरी तो नहीं ना करनी, आप लोग टेस्ट नहीं देंगे तो वो सोटी नीचे वाली क्लास में पड़ी हुई है, वो मैंने फिर ऊपर मंगवा लेनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको आप अगर गोस्ट ऑफ लेग्स साबित होंगे, टॉक्स नहीं मानेंगे, तो फिर आपके साथ जो है वो लेग्स को ही यूज़ करते हुए आपको टेस्ट दिलवा लिए जाएंगे, ठीक है। आप बस आने वाले पढ़ा लूँगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा लें जी, कम हो गया पूरा, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया, 21 पे आ जाए जी। 21 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ओके, को मसला हैं, सारे ही करवा लो फिर। चलो फिर एक काम करो, वैसे मैंने सोचा था मैं एजफा वाला सवाल करवा के फिर जाऊंगा उस पे अगले पे, जो मेरा फेवरेट सवाल है, ठीक है। तो ये तो मैंने करवाना ही है, अब भाई की फरमाइश पर मैं पहले ये करवा देता हूँ, ठीक है जी। और फिर एजफा आप होमवर्क में आज कर लें, मैं जायका करवाता हूँ आपको, जायके के बाद हाईवे भी आपको करना पड़ेगा। इसमें अंडर ओवर को चलो देखते हैं, वहाँ पहुँचे तो सही पहले, ठीक है। फिलहाल एजफा आपका होमवर्क हो गया है और इसको मैं ओके कर दूँ, ओके। चलो अभी मैं अब उधर नहीं जा रहा, फिलहाल ये सवाल यहीं कर लेते हैं, फिर आप तब तक वो मिटवा दीजिएगा। पार्ट 2 का वक्त भी आ गया इतनी जल्दी, फिर जायका ही कर लेते, चलो जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं, आप पार्ट 2 शुरू करें ना।